चुके हैं। अब आज का क्लास हम लोग को देखना है कि आज के क्लास में क्या क्या है। आज वाला में जो हम लोग को बात करना है, क्या बात करना है, सर्कुलेटरी सिस्टम में। यही सर्कुलेटरी सिस्टम जो सामने में आपको दिख रहा है, कौन सा सिस्टम है, ये वाला जो सिर इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ब्लड। और ब्लड में मैंने बताया था आपको दो पार्ट, एक फॉर्म एलिमेंट, एक लिक्विड पार्ट। लिक्विड में हम लोग प्लाज्मा से रिलेटेड पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। और जो फॉर्म एलिमेंट है, आप इसको सॉलिड पार्ट भी बोल सकते हो। ये कैसा है, सॉलिड है। सॉलिड पार्ट में मैंने बताया था हम लोग तीन बात यहाँ करेंगे। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड बात करेंगे, और तीसरा तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या लेना है, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या तो हम लोग इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी बोलते हैं। आरबीसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, इरिथ्रोसाइट्स। तो इरिथ्रोसाइट्स से रिगार्डिंग बात करेंगे हम लोग, आरबीसी होता क्या है, नहीं, इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी। आइए देखते हैं इस आरबीसी। तो आरबीसी में हम लोग आए, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला पार्ट सामने में जो दिख रहा है, यही ब्लड वाला पार्ट दिख रहा है आपको। और इसी ब्लड वाले पार्ट में हम लोग को किसके बारे में बात करना है, आर बी। यहाँ जो लाल लाल दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है। तो आरबीसी में जो हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो आरबीसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी हमारा हेडिंग है, तो आप यहाँ लिख सकते हो ये क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। और यही इरिथ्रोसाइट्स में किससे रिलेटेड बात करेंगे, आर बी। कौन है आरबीसी, ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है, इरिथ्रोसाइट्स है। ये आरबीसी की बात करते हैं, जो दिख रहा है ये सब, ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, ये आरबीसी है, ये सब इरिथ्रोसाइट्स है। या इसी एक को कवर करें तो यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये क्या है, आर बी। ढेर सारा आरबीसी होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ब्लड को अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब में निकालें तो इसमें प्लाज्मा तो निकलेगा ही। प्लाज्मा के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं, 55% प्लाज्मा होता है। लेकिन 45% जो हमारा सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट में ज़्यादातर या मैक्सिमम क्या होता है, आर बी। हमारा जो सॉलिड पार्ट है उसमें ज़्यादातर क्या होता है, आरबीसी। तो आरबीसी क्या है, तो आप लिख सकते हो मोस्ट एबंडेंट है, ज़्यादातर पार्ट है सॉलिड पार्ट का, मोस्ट एबंडेंट है। तो मोस्ट एबंडेंट किसमें है, जितना भी ब्लड सेल है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में लितीन है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हमारा, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। आरबीसी जो है हमारा, अगर मैं बात करूं मैमल्स का आरबीसी, लोगों का आरबीसी है, तो किसके बारे में बात कर रहा है, मैमल्स का आरबीसी। तो मैमलियन आरबीसी जो होता है, मैमलियन आरबीसी की जो बात करें तो कैसा होता है, बाय कनकेव। मैमलियन आरबीसी जो होता है, आर बाय कनकेव, या नहीं तो ओवल भी हो सकता है। मैमल्स की बात की, लेकिन हम लोगों का ह्यूमन आरबीसी अगर बात करें तो बाय कनकेव आंसर जाएगा। हम लोगों का आरबीसी कैसा है, बाय कनकेव। ये जो शेप दिख रहा है ये क्या है, बाय कनकेव।
बाइकॉन्केव शेप किसको बोलेंगे? जैसे इस तरीके से एक साइड जो डाउन किए हम अंदर की ओर जो धंसा दिए, ये कहलाता है कनकेव। एक ही को कनकेव है। इधर से भी अगर डाउन कर दे ये भी कनकेव केव। अब ये दोनों का अगर आपस में मिला दीजिए, अब ये जो शेप है कनकेव और कनकेव तो क्या कहलाएगा? बाय कनकेव। इसी शेप का हमारा आरबीसी होता है। तो हम लोग का आरबीसी जो है बाय कनकेव शेप का है। क्वेश्चन है सर बाय कनकेव शेप कैसे हो गया, क्यों हुआ, काहे हुआ? तो नॉर्मल जब हमारा आरबीसी बना था तो सर्कुलर था, क्योंकि उस आरबीसी में क्या मौजूद था? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस वाला जो आरबीसी है इसको बोलते हैं इमेच्योर। इमेच्योर आरबी, बच्चा है अभी। लेकिन जब हमारा आरबीसी मैच्योर होता है हो जाता है बाइकॉन्केव शेप, क्योंकि न्यूक्लियस यहां से निकल जाता है। न्यूक्लियस यहां से अपसेंट हो जाएगा। अगर हम लोग आरबीसी में से, ये हमारा आरबीसी है, शुरुआत में जो फॉर्म हुआ था उसमें से अगर न्यूक्लियस को निकाल देंगे तो बाइकॉन्केव शेप का हो जाता है। एक तो बाइकॉन्केव शेप है या ओवल शेप है, प्लस इसमें क्या है? ओवल शेप, और इसी में क्या लिखेंगे? न्यूक्लियस अपसेंट। हमारे आरबीसी में क्या अपसेंट? न्यूक्लियस अपसेंट। तो हम लोग आरबीसी में लिख सकते हैं कि हम लोगों का जो आरबीसी होता है वो कैसा होता है? नॉन न्यूक्लिएटेड बाय कनकेव शेप। अगर एक पूरा लाइन लिखा जाए तो हमारा इरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी जो हम लोगों का है, हम लोगों वाला, तो वो कैसा होता है बच्चों? तो क्या लिखेंगे? नॉन न्यूक्लिएटेड। क्या लिखा जाएगा? नॉन न्यूक्लिएटेड बाय कनकेव शेप। तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड बाय कनकेव शेप किसका है? तो ये मैं बात कर रहा हूं ह्यूमन का आरबीसी, या हम लोग अपनी आरबीसी की बात करते हैं, वो कैसा हो जाएगा? नॉन न्यूक्लिएटेड बाय कनकेव शेप का होता है। आरबीसी जो है तो इसका कुछ साइज वाइज होगा। आरबीसी का अगर साइज पे हम लोग आए, साइज, तो इसका जो लेंथ होता है, लेंथ, ये लेंथ है। तो आरबीसी का जो लेंथ होता है ये होता है 7.5 माइक्रोमीटर का। कितना होता है? 7.5 माइक्रोमीटर। तो जो साइज की बात करेंगे, साइज ऑफ आरबीसी, वो क्या हो जाएगा हमारा? 7.5 माइक्रोमीटर। लेकिन जब साइज है तो कुछ मोटाई भी होगा, थिकनेस। अगर थिकनेस की बात करें, आरबीसी का थिकनेस, थिकनेस यही वाला पार्ट है। तो ये वाला जो थिकनेस वाली पार्ट के बारे में बात करें तो ये होता है लगभग 2.5 माइक्रोमीटर का। तो हमारे आरबीसी का मोटाई है 2.5, और जो उसका लेंथ है या पूरा साइज की ओवरऑल बात करें तो 7.5 माइक्रोमीटर का होता है। इस आरबीसी में क्या भरा पड़ा रहता है? तो हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या मिलेगा? तो हम लोग किसकी बात करते हैं? हीमोग्लोबिन। हमारे आरबीसी में क्या मिलेगा बच्चों? हीमोग्लोबिन नहीं, तो हीमोग्लोबिन सब मिलता है। हमारे आरबीसी के अंदर ढेर सारा एकदम ठूस ठूस के भरा पड़ा रहता है क्या? हीमोग्लोबिन ढेर सारा होता है। जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग का आरबीसी में न्यूक्लियस अपसेंट है। हम लोग का मेमेलियन आरबीसी की बात कर रहे हैं, मेमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस अपसेंट, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। न्यूक्लियस अपसेंट बाय कॉन्केव शेप, ओवल शेप, न्यूक्लियस अपसेंट, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, मेमेलियन आरबीसी में कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कैमल का नाम सुने हो? कैमल और लामा। कैमल और लामा का नाम सुने हो? बकरी की तरह ही होता है, थोड़ा बड़ा, बकरी से थोड़ा बड़ा। तो एक्सेप्शन में है कैमल एंड लामा।
ये दोनों का जो आरबीसी है, न्यूक्लियस प्रेजेंट, कैमल और लामा के जो आरबीसी की बात करेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाता है। नहीं, अभी और भी बात है आरबीसी में, इसके अलावा और भी बात है। तो हमारा जो आरबीसी है उसमें कुछ बात अपसेंट होता है। क्या अपसेंट होगा? आरबीसी में हमारा जो इंडो एस्केलेटन होता है वो अपसेंट होता है। जो नॉर्मल इंडो एस्केलेटन होता है हमारे सेल में जो इंडो एस्केलेटन सब है आरबीसी में अपसेंट है। कह सकते हो माइक्रोट्यूब्यूल अपसेंट है, माइक्रोफिलामेंट अपसेंट है, इंटरमीडिएट फिलामेंट अपसेंट है, प्लस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इंडोस्केलेटन की तरह बिहेव करता है वो भी अपसेंट है। ज्यादातर सेल ऑर्गेनली अपसेंट, इवन माइटोकॉन्ड्रिया अपसेंट नहीं, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपसेंट हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब अपसेंट है। तो ज्यादातर ऑर्गेनली हमारा जो है वो अपसेंट है हमारा आरबीसी में। तो हम लोग जो आरबीसी की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ कुछ बात और करेंगे। तो इन आरबीसी मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनली आर अपसेंट। क्या लिखेंगे? मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनली क्या होगा? आर अपसेंट नहीं, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनली अपसेंट। तो ज्यादातर सेल ऑर्गेनली इसमें क्या हो गया? आरबीसी में नहीं होता है, हट जाता है। इवन इंडोस्केलेटन आर ऑल्सो अपसेंट। में अगर बात करें इंडोस्केलेटन में कौन कौन सा? तो माइक्रोट्यूब्यूल इंडोस्केलेटन्स आर ऑल्सो अपसेंट, ऐसे लिखो। इंडोस्केलेटन भी अपसेंट है। तो इंडोस्केलेटन में क्या अपसेंट है? माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं मिलेगा, नहीं, माइक्रोफिलामेंट नहीं मिलेगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट ईटीसी कर देते हैं, ये सब क्या होगा? इंडोस्केलेटन में अपसेंट। लेकिन क्या है, तो फिर उसको शेप कौन दे रहा है? तो एक स्पेशल टाइप का स्पंजी इंडोस्केलेटन बोल सकते हैं वो प्रेजेंट होता है। नहीं, इसमें एक स्पेशल टाइप का इंडोस्केलेटन आप बोल सकते हैं वो प्रेजेंट होता है। तो स्पेशल टाइप का जो इंडोस्केलेटन है वो प्रेजेंट होगा किसमें? हमारे आरबीसी में, जिसका नाम है एस्ट्रोमेटिन। तो यहां लिखता हूं आरबीसी में एस्ट्रोमेटिन जो होता है ना प्रेजेंट। अब क्वेश्चन है सर क्या है एस्ट्रोमेटिन, कहां पे प्रेजेंट है? आरबीसी में। तो एस्ट्रोमेटिन को बोला जाता है स्पंजी क्या, साइटोस्केलेटन या इंडोस्केलेटन। स्पंजी होता है, स्पंज की तरह काम करता है, साइटोस्केलेटन नहीं, स्पंजी साइटोस्केलेटन होता है। अब ये जो स्पंजी साइटोस्केलेटन है किससे मिलके बना है? ये जो एस्ट्रोमेटिन होता है ये बना होता है किससे? तो उस एस्ट्रोमेटिन को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए और कोलेस्ट्रॉल से। तो ये जो एस्ट्रोमेटिन है आप लिख सकते हो मेड अप ऑफ, एस्ट्रोमेटिन की बात कर रहे हैं, मेड अप ऑफ किससे बना होगा? तो उसमें एस्ट्रोमेटिन में जब भी बात करेंगे तो प्रोटीन तो होगा ही होगा पहला। दूसरा इसमें क्या होगा? फैट या लिपिड, फैट सब होगा। तीसरा इसमें क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल LO नहीं, कोलेस्ट्रॉल सब इसमें क्या होगा? H कुछ गड़बड़ लिखा है लगता है, HOLE होगा ना। कोलेस्ट्रॉल सब क्या होता है? प्रेजेंट होता है। प्रोटीन
फैट और कोलेस्ट्रॉल ये सब मिल के आपस में मिल के क्या बनाता है? एस्पंजी साइटोस्केलेटन, जिसका नाम क्या है? एस्ट्रोमेटिन, जो कहाँ प्रेजेंट है? आरबीसी के अंदर। मतलब ये सब जो आरबीसी है, तो आरबीसी में एक एस्पंजी साइटोस्केलेटन हो गया। अब कहेगा सर एस्पंजी होने के पीछे क्या रीजन है? होता क्या है कि हम लोगों का अगर आरबीसी एस्पंजी ना हो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करवा देगा। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा? एक्चुअल में हम लोग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम की हम लोग जो बात करते हैं, तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत ही छोटा छोटा आर्टरी और वेन सब है। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग जो बात करते हैं उसमें बहुत ही छोटा छोटा क्या है? आर्टरी और वेन है। जैसे मैं दिखाता हूं, तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम आपके सामने जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर मैं स्केलेटन हटा दूं फिलहाल, तो इसका जरूरत नहीं है स्केलेटन का। तो ये देखिए मैं स्केलेटन को पूरा कवर कर रहा हूँ, पूरा स्केलेटन सिस्टम, और इसको मैं हटा रहा हूँ। ये जो दिख रहा है, तो जैसे इसको हटाए अब क्या दिख रहा है आपको? हार्ट। हार्ट की जो बात करें, हार्ट, तो एक काम और करते हैं, इसमें हार्ट वाला जो है का लेयर थोड़ा जूम करते हैं इसको और लेयर हटाते हैं। हार्ट वाला लेयर हटा रहा हूँ, तो लेयर जैसे इसका हटाएंगे, अब ये हार्ट का लेयर हट गया। और बाहर का जो ये आर्टरी वेन है इसको भी क्लीन कर देता हूँ ताकि हार्ट आराम से हम लोग फोकस कर पाए। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो है इसको मैं हटा दिया, और यही जो हार्ट है थोड़ा सा क्लीन कर। अब देखिए इस हार्ट के बारे में, तो मैंने जो एस्ट्रोमेटिन के बारे में बताया, स्पंजी नेचर, तो हमारा आरबीसी का साइज कितना है? 7.5 माइक्रोमीटर। हमारे आरबीसी का साइज क्या है? 7.5 माइक्रोमीटर आरबीसी का। ये जो कोरोनरी आर्टरी सब है या कोरोनरी वेन है, कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं आर्टरी और वेन, इसका साइज 7 से भी छोटा होता है, 7 माइक्रोमीटर से भी छोटा। जरा सोचिए आरबीसी है 7.5, कोरोनरी आर्टरी सबका जो छोटा छोटा है वो 7 से भी छोटा है, तो क्या होगा? आरबीसी जाके उसमें फंस जाएगा। तो आरबीसी न फंसे इसीलिए उसको क्या बना के रखा है? स्पंज के तरह रखा है। क्या होगा कि फंस जाए? अगर आरबीसी यहां फंस गया, मान लो इस जगह मान लीजिए आरबीसी फंसा रह गया, ब्लड सप्लाई आगे नहीं जाने दे रहा है, क्लॉट हो गया या किसी भी कारण से, तो आगे का जो टिश्यू है इतने दूर को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा, इसको फूड नहीं मिलेगा। अब ना ऑक्सीजन मिल रहा है ना फूड मिल रहा है, तो क्या होगा? यहाँ का सेल टिश्यू डेड करने लगेगा, और कार्डियक टिश्यू कार्डियक मसल्स गया गया। कहने का मतलब इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक। नाम सुनिएगा, सुने होइएगा, हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक में यही चीज तो होता है, ब्लॉकेज हो जाता है, और जो ब्लॉकेज हो गया तो फिर आगे सप्लाई नहीं मिल पाता है, तो उसी बात को हम लोग क्या बोल देते हैं? हार्ट अटैक आ गया। नहीं, ब्लॉकेज के कारण सप्लाई नहीं हो रहा है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे क्या बोल देते हैं बच्चों? कि ब्लॉकेज की बात करते हैं कि ये कैसा आया, तो ब्लॉकेज हो गया। हम लोग ब्लॉकेज ही सबसे रिलेटेड बात करने लग जाते हैं। क्लियर है? तो हार्ट अटैक इसी को तो बोलता है कि हार्ट अटैक आ गया भाई। तो हम लोग जो यहाँ बात कर रहे हैं, नहीं तो कुछ बात और करेंगे। तो हार्ट अटैक क्लियर हो गया कैसे आता है। तो आरबीसी का जो है हमारा क्या बनाना होगा? स्पंज की तरह बनाना होगा। स्पंज क्या होने से फायदा क्या है? कि आसानी से वो मूव कर जाता है, वो फंसेगा नहीं। तो आरबीसी स्पंजी नेचर का है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, तो यही हम इधर हट कर दिए साइड में। तो आरबीसी पे कुछ बात और भी करना है हम लोग को थोड़ा सा। तो आरबीसी पे कुछ बात और करें तो हमारा जो आरबीसी है, तो पहले तो बताया स्पंजी नेचर का है, यहाँ पे स्पंज के तरह बना हुआ है, नहीं तो ये चीज़। तो हमारा जो आरबीसी की बात कर रहे हैं, ये हमारा आरबीसी जो है, नहीं बीच में चाहो तो थोड़ा धसा भी सकते हो, बल शेप का है,
तरीके से बाइकॉन्केव शेप का है। तो हमारा जो आरबीसी है तो ये क्या है, सेल है। रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होता है ये सेल की बात कर रहे हैं। तो ये आरबीसी क्या है, सिंगल सेल है, यहाँ सेल है। सेल है तो मेम्ब्रेन होगा, तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल है तो मेम्ब्रेन होगा, तो सेल मेम्ब्रेन भी है। अब सेल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, तो आरबीसी का जो मेम्ब्रेन्स होता है इसको एक स्पेशल नाम देते हैं। क्या नाम दिया जाता है, डोनांस मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या नाम क्या दिया जाता है बच्चों, एक स्पेशल नाम है, नहीं, एन डबल एन ए एन, डोनांस मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन ये है सर क्यों नाम दिया डोनांस मेम्ब्रेन, स्पेशल नाम क्यों दे दिया, तो पक्का कोई बात होगा इसके मेम्ब्रेन में, तो वो क्या बात है। तो डोनांस मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं जो परमिएबल हो नेगेटिव आयन के लिए, आरबीसी आराम से जाने आने देगा क्लोराइड आयन को, क्लोराइड को जाने आने देगा सीएल, यस। बाइकार्बोनेट को जा भी सकता है, आ भी सकता है, HCO3 माइनस जाने आने देगा। लेकिन किसको रोक देगा, पॉजिटिव चार्ज वाले को। अगर आरबीसी के अंदर सोडियम जाने की कोशिश करे, रोक दिया। अगर आरबीसी के अंदर पोटासियम जाने की कोशिश करे, रोक देगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले को आने जाने नहीं देगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज वाले के लिए क्या हो जाता है, परमिएबल होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डोनांस मेम्ब्रेन। स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन है आरबीसी के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं डोनांस मेम्ब्रेन। बच्चों आरबीसी में जैसा कि मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनली हटा हुआ है, नहीं है, इवन न्यूक्लियस तक नहीं है, न्यूक्लियस भी नहीं है। तो आरबीसी में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, माइटो एब्सेंट है, ज्यादातर सेल ऑर्गेनली नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। अब जबकि माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता होगा, आरबीसी में क्या नहीं होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंट। क्या लिखेंगे, एरोबिक नहीं, आरबीसी में क्या लिखेंगे, एरोबिक एब्सेंट। इसी को एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये लिख सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंट। हमारा जो आरबीसी है उसमें क्या एब्सेंट, एरोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंट, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होने वाला है। दैट मीन्स कि आरबीसी में कैसा रेस्पिरेशन चलता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है। दैट मीन्स कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ के कितना एटीपी आरबीसी में बनता है, 2। एनारोबिक में कितना बन रहा था, 2 ही को ना बन रहा था। एरोबिक में कितना बन रहा था, 38। एनारोबिक में कितना बन रहा है, 2। तो याद रखिएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टार्ट आरबीसी में। जबकि आरबीसी के अंदर भरा पड़ा है ऑक्सीजन, इसमें हीमोग्लोबिन होता है और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइंड रहता है, ऑक्सीजन का कोई कमी नहीं आरबीसी में, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन को ये यूज नहीं करता है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे होता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है आरबीसी में, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, लिंक रिएक्शन नहीं होगा, क्रेव साइकिल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होगा, नहीं। तो आरबीसी में आप कह सकते हैं कि लिंक रिएक्शन एब्सेंट, क्रेव साइकिल एब्सेंट और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एब्सेंट, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या है, एब्सेंट है। आरबीसी के अंदर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम मिलता है जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता रखा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट इन आर, कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज।
और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के बारे में मैंने कुछ पहले से बता रखा है, बायोमोलिकुल्स में बताया था। कार्बोनिक एनहाइड्रेज में आपको पहले से बता के रखा हूं क्या होता है, दुनिया का फास्टेस्ट एंजाइम। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2CO3। मैंने बायोमोलिकुल्स में बताया था H2CO3 200 मॉलिक्यूल बनता है पर आवर, 1 घंटा में 200 बनता है। सेम रिएक्शन आप लिख लो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, अगर इसमें हम डाल दे कार्बोनिक एनहाइड्रेज, टाइम डाल दिए तो सेम रिएक्शन जो होता है ना, सेम रिएक्शन तो क्या होगा H2CO3, लेकिन इसका बनने का कैपेसिटी है 6 लाख पर सेकेंड। एक चुटकी कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यूं कहे कि थोड़ा सा कार्बोनिक एनहाइड्रेज कितना बढ़ा दिया, 6 लाख पर सेकेंड। कहाँ 200 मॉलिक्यूल 1 घंटा में बन रहा था, कहाँ 6 लाख पर सेकेंड बन रहा है, बहुत ही फास्ट है। दुनिया में इससे कार्बोनिक एनहाइड्रेज से फास्ट एंजाइम अभी तक डिस्कवर्ड नहीं है। अभी तक का ये फास्टेस्ट एंजाइम माना जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्लियर है यहाँ तक? एक स्टेप और आगे आते हैं, करो एक स्टेप और आगे आता है। चलिए एक स्टेप और आगे आए तो करता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग को थोड़ा सा और बात यहाँ पे करना है। आरबीसी, आरबीसी में जैसे आप लोग जानते हैं एंटीजन होता है, एंटीबॉडी, या आप कहिए कि ब्लड ग्रुप आप जानते हैं, ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, वो होता है। तो ब्लड ग्रुप कैसे हम लोग जानते हैं, तो आपको बता दूं हमारा जो आरबीसी है, तो का जो आरबीसी है ये, और ओवल बनाने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा अंदर कर सकते हो आप, ये हमारा क्या है, आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है। आरबीसी के मेम्ब्रेन पे क्या मौजूद होगा, एंटीजन, एंटीजन प्रेजेंट। अब क्वेश्चन ये है सर एंटीजन होता क्या है, क्वेश्चन ये है एंटीजन होता क्या है। ठीक, एंटीजन की जो हम लोग बात करें, एंटीजन फॉरेन पार्टिकल होता है। एंटीजन किसको बोलते हैं, फॉरेन पार्टिकल को। क्या फॉरेन पार्टिकल, तो आसान भाषा में समझिए, अगर मान लीजिए कोई आदमी आया और वो आपके लिए अनजान है, कभी आपने उसको देखा ही नहीं, और वो आपके घर में घुसे जा रहा है, तो आप क्या करोगे, रोकोगे, भाई कहाँ जा रहे हो, से मिलना है, बाहर खड़े रहो, गेट के बाहर करेंगे खड़े उसको। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, कि उस अनजान आदमी से हम लोगों को डर है, सब तो कर रहा है। क्या डर है, घर में घुस के पता नहीं क्या करेगा, बम फोड़ेगा, भी चलाएगा, कि किडनैप करेगा, कि कुछ कर लेगा। डर है तभी तो ऐसा काम किए, नहीं तो उससे हम लोग को डर है, चार आदमी से। अब वो अनजान आदमी आप कह सकते हो एंटीजन है, कह सकते हो कि क्या है, एंटीजन है। हम लोग को डर लगता है, जिससे डर लग रहा है। मान लीजिए वो बोला कि मैं तेरा मामा हूं, तो भी हम लोग कुर्सी दे के बाहर बैठाएंगे कि बाहर बैठिए मम्मी को, मामा है कि नहीं ये तो कौन बताएगा, मम्मी ही बताएगी। तो अब क्या होगा कि चेयर दे के बाहर बैठा दिए हैं, अब मम्मी को बोलेंगे देखो कोई मामा आए हुए हैं लगता है, नहीं वो न जरा देखो, मम्मी क्या करेगी, जाएगी और उससे बातचीत करेगी, मामा है, बातचीत तो होना है।
का नाम पूछेगी, बाप का नाम पूछेगी, घर पूछेगी, दिस दैट जो भी होता है। कहने का मतलब जान पहचान करेगी। अगर मान लीजिए मम्मी भी पहचानने से इनकार कर दे और फिर भी वो हमारे घर में घुसे जा रहा है, अब क्या करोगे? डंडा निकालोगे? अगर डंडा, तो जो डंडा आपने निकाला उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स दिया डंडा निकाल के, वही तो एंटीबॉडी है। एंटीजन के अगेंस्ट में जो काम होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। तो कोई भी सेल है ना, कोई भी लिविंग है, कोई भी सेल है, तो उसके सरफेस पे एंटीजन रहता है। जैसे मान लीजिए मेरा सेल, मैं अपना सेल अगर थोड़ा सा निकालूं और यहाँ बैठा कोई भी बच्चे के बॉडी में डाल दिया जाए मेरा सेल, तो हो सकता है कि उस बच्चे के लिए मेरा सेल एंटीजन की तरह काम करेगा। मेरे लिए एंटीजन नहीं है। वो आदमी जो आपके घर में घुस रहा था आपके लिए अनजान था, लेकिन वो अपने घर में घुसेगा तो क्या लगता है वहां पे भी उसको पूछेगा कौन कहाँ से मिल, कहाँ जाना है? अपने घर के लिए उसको कोई इशू नहीं है, क्योंकि वहां उसका क्या है? जान पहचान है, जानता है। इन दूसरे के घर के लिए इशू था। तो वही चीज है, मेरा सेल मेरे लिए इशू नहीं है, लेकिन मेरा सेल अगर डायरेक्टली आप में डाल दिया जाए तो एंटीजन की तरह बिहेव कर जाएगा। तो उसी तरीके से एंटीजन की तरह जो बिहेव करता है तो क्या करता है? तो आपके लेवल में जनरली प्रोटीन से रिलेटेड बात होता है कि प्रोटीन एंटीजन की तरह बिहेव करता है, खासकर सरफेस प्रोटीन। सरफेस प्रोटीन करने का मतलब जैसे मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन सब है, उसी तरीके से आरबीसी में भी क्या देखा गया? एंटीजन मौजूद है, कह सकते हैं सरफेस प्रोटीन मौजूद है। तो आरबीसी में भी सरफेस प्रोटीन मौजूद है, कह सकते हैं एंटीजन मौजूद है। और यही एंटीजन के आधार पे आरबीसी को 4 भाग में बांट दिया गया। इस एंटीजन के आधार पे आरबीसी को 4 भाग में बांटा है। आप चाहो तो आरबीसी को या ब्लड ग्रुप को हम लोग जो 4 भाग में बांटते हैं, एक वैसा आरबीसी, एक वैसा आरबीसी जिसके सरफेस पे एंटीजन कौन होगा? एंटीजन ए। तो इस आरबीसी का नाम पड़ता है, इस ब्लड ग्रुप का नाम पड़ता है ए ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या पड़ेगा? ए। एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए। वैसा आरबीसी जिसके सरफेस पे एंटीजन बी हो, और यही दो एंटीजन होता है, बी वाला है तो क्या नाम पड़ेगा? ब्लड ग्रुप बी। तो आरबीसी के सरफेस पे मेनली यही दो एंटीजन होता है, या तो ए वाला नहीं तो बी वाला। लेकिन ऐसा भी तो संभव है कि एक ऐसा आरबीसी आया जिसके सरफेस पे एंटीजन ए भी था और बी भी था। पॉसिबल है कि नहीं? और दोनों एंटीजन रहेगा तो यही ब्लड ग्रुप तो हम लोग का हो जाता है ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप, इसी को तो बोलते हैं हम लोग। और ये भी संभव है एक आरबीसी ऐसा हो जिसके सरफेस पे एंटीजन एब्सेंट, नो एनी एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है, तो इस आरबीसी को बोलते हैं ओ। ओ मतलब नॉट, नहीं, जीरो, लड्डू। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है, जो 4 भाग में हम लोग जो बांटते हैं, वो आरबीसी के आधार पे बांटा जाता है। आरबीसी में भी किसके आधार पे? तो उसके सरफेस एंटीजन के आधार पे। अगर आरबीसी के सरफेस पे ए वाला है तो ए एंटीजन, बी वाला एंटीजन है तो बी एंटीजन। अगर ए और बी दोनों एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप, और नहीं है तो O। अब जहां एंटीजन होगा तो वो एंटीबॉडी भी रखेगा। जैसे आपके घर में घुसे हम, तो एंटीजन से बचने के लिए लोग क्या करेगा? एंटीबॉडी का भी तो रखेगा, एंटीबॉडी भी रखेगा भाई। अगर एंटीजन ए है तो इसकी गारंटी है इसमें एंटीबॉडी क्या होगा इसके अंदर? एंड यहां लिख देता हूं, आरबीसी में अगर एंटीजन ए है
तो इसके अंदर एंटीबॉडी जो होता है बी वाला सीधे पलट देना है, पलट देना है। एंटीजन बी तो एंटीबॉडी कैसा होगा, ए वाला। एंटीजन ए बी तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, अपसेंट लड्डू, जीरो लड्डू। एंटीजन कोई नहीं है तो एंटी बॉडी इसमें क्या होगा, ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। एक तो ये, एक और चीज होता है, एक होता है आरएच एंटीजन, बाद में जाके डिस्कवर किया गया था आरएच एंटीजन को, मेकाकारेसस नाम के मंकी में डिस्कवर हुआ था आरएच। अगर आरएच एंटीजन को हम लोग इंक्लूड कर लें तो आरएच वाला अगर एंटीजन है, जैसे ए के पास अगर एंटीजन आरएच है तो उसको बोलेगा ए पॉजिटिव, ए निगेटिव। आरएच नहीं है तो ए निगेटिव, जिसपे है तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव जो हम लोग करते हैं वो आरएच के लिए करते हैं। नहीं मतलब इसमें क्या बोलूंगा, आरएच प्रेजेंट, प्रेजेंट एंटी लिख देता हूं, और ए निगेटिव में क्या, आरएच एब्सेंट। उसी तरह से बी को भी बांट सकते हैं, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव और निगेटिव। इस तरीके से बांटा जा सकता है एंटीजन के आधार पे। तो ब्लड ग्रुप को हम लोग बांट देते हैं आरबीसी में, आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन है उसके आधार पे हमारे ब्लड ग्रुप को कई 4 भाग में बांटा जाता है, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। और अगर आरएच को इंक्लूड कर ले तब 8 भाग, ए 2 गो है, बी 2 गो है, ए बी 2 गो है और ओ भी 2 गो है, पॉजिटिव निगेटिव वाला, तब 8 भाग में बांटेगा आरएच एंटीजन। क्लियर बच्चों? ये जो सिंगल आरबीसी है, यहां जो सिंगल आरबीसी है, सिंगल आरबीसी है, एकलौता एगो सिंगल आरबीसी कैसा कलर का दिखेगा, तो आपको बता दूं सिंगल आरबीसी का जो कलर होता है वो होता है पेल येलो। सिंगल आरबीसी कैसा कलर का दिखता है, पेल येलो कलर का। नहीं तो सिंगल आरबीसी का कलर पूछे तो पेल येलो, लेकिन ग्रुप ऑफ आरबीसी रेड, ढेर सारा आरबीसी मिला के तब क्या बात करेंगे, रेड कलर का हो जाएगा। अब है कि आरबीसी कितना मौजूद होता है, तो याद कीजिए मैंने बताया था हेल्दी ह्यूमन की बात करें तो मेल में 5 से 6 लीटर और फीमेल में 4 से 5 लीटर। ये तो लीटर में बात किए थे, लेकिन मैं MMQ में बात करना चाह रहा हूं। आरबीसी को जब काउंट किया गया तो काउंट कैसे करेगा, तो एक स्लाइड के तरह होता है हीमोसाइटोमीटर, नाम क्या है, हीमोसाइटोमीटर। इसमें इस तरह से रहता है, अंदर में इस तरह से रहता है, और एक खाना को निकालो तो एक खाना का यहाँ पे चौड़ाई होता है 1 मिलीमीटर mm, ऊंचाई होता है 1 mm और गहराई भी होता है इसका 1 mm, गहराई 1 mm। तो वॉल्यूम देखेंगे तो तीनों को ABH मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 mm मल्टीप्लाई 1 mm मल्टीप्लाई 1 mm, वॉल्यूम की बात करें तो 1 mmQ हो जाएगा, 1 mmQ। आरबीसी को जब हीमोसाइटोमीटर पे डाला है, ये क्या है, हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर पे डाल के जब काउंट किया गया 1 mmQ में कितना आरबीसी होना चाहिए, 1 mmQ में जो आरबीसी मिला 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन आरबीसी मिलता है। कितना मिलता है, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन, इतना आरबीसी होना चाहिए। 1 मिलीमीटर क्यू में आरबीसी की बात करें तो इतना होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन की हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं बच्चों। अब आरबीसी हमारा बनता कहाँ है, आरबीसी हमारा बनता कहाँ है, तो आरबीसी के फॉर्मेशन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें कि आरबीसी कहां बनता है, नहीं
तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए बोन मेरो में कहाँ बनेगा आरबीसी, बोन मेरो में। हमारा जो बोन मेरो होता है उसी में हमारा क्या बनता है, आरबीसी। तो हमारा बोन मेरो में आरबीसी बनेगा, हमारा बोन मेरो में क्या बनेगा बच्चों, आरबीसी की बात करते हैं। आइए देखते हैं बोन मेरो, बोन मेरो देखते हैं। क्लियर है यहां तक, हटाओ देखो। तो बोन मेरो सामने में आपका आ रहा है, ये जो दिख रहा है बोन हमारा लॉन्ग बोन है, पर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ये हमारा फीमर है, तो हमारा लॉन्ग बोन में फीमर होता है, टिबिया फेबुला ये सब जो होता है, नहीं तो टिबिया है, ये सब में जो लॉन्ग बोन है उसमें अगर उस बोन को तोड़ के देखोगे तो अंदर रेड पल्प दिख रहा है, लाल वाला। यही जो लाल वाला दिख रहा है यही है बोन मैरो। अगर कभी क्वेश्चन आए कि हमारा आरबीसी कहां बनता है तो आंसर क्या करेंगे हम लोग, बोन मैरो में। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी या कोई भी ब्लड की जो बात कर रहा है, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, कहां बनेगा, बोन मैरो में। तो आप फिलहाल तो आरबीसी पढ़ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं आरबीसी के बारे में क्या लिखे, आरबीसी आरबीसीज आर फॉर्म इन बोन मैरो। हमारा जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होगा बच्चों, बोन मैरो में होता है। आरबीसी जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, बोन मैरो में बनेगा। याद रखिए कि आरबीसी की जब भी हम लोग बात करेंगे तो कहाँ बनना है, तो हम लोगों का बोन मैरो में बनना है। तो बोन मैरो में हमारा आरबीसी बनता है, और यही जो आरबीसी हमारा बोन मैरो में बनेगा, नहीं तो अब जाके ब्लड बनने के बाद कहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे तब मेन सर्कुलेशन में जाता है, तब ये कहाँ जाएगा, हमारे मेन सर्कुलेशन में जाएगा आरबीसी जो बनेगा। तो बोन मैरो में हमारा आरबीसी बनता है, और आरबीसी जो बनेगा बोन मैरो में, ये तो बात सही है कि बोन मैरो में चलिए बन रहा है आरबीसी हमारा, डब्ल्यूबीसी भी बोन मैरो में बनेगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब बोन मैरो में बनेगा। तो आरबीसी बोन मैरो में बना, ठीक। अब जो आरबीसी की बात कर रहे हैं, जो आरबीसी बना था, तो मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो आरबीसी है, मैंने ये भी बताया कि आरबीसी में क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट। तो जरा सा सोचिए, मैंने जब सेल बायोलॉजी पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपको कि यूकैरियोटिक सेल में से अगर न्यूक्लियस को निकाल दिया जाए सेल ही डेड कर जाता है, लेकिन आरबीसी तो जिंदा है। यूकैरियोटिक सेल में से अगर न्यूक्लियस को निकालें तो सेल डेड कर जाता है। ये एक्सपेरिमेंट हैमरलिंड का है, और हैमरलिंड ने एसिटाबुलेरिया लार्जेस्ट नोन अलगी पे एक्सपेरिमेंट किया था, और उसमें से न्यूक्लियस जब भी निकाले सेल डेड कर जा रहा था, हमेशा सेल मर जा रहा था, ये तो गड़बड़ हो जा रहा था। लेकिन आरबीसी जिंदा है, क्योंकि न्यूक्लियस की जो बात करेंगे, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, ये अगर मान ले न्यूक्लियस है तो इसी न्यूक्लियस में मौजूद होता है हमारा क्या, क्रोमोसोम। और हम लोग का क्रोमोसोम को खोलिएगा तो मेनली क्या मिलता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन, थोड़ा लिख दूं क्या, हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलली मिलली। ऐसे थोड़ा बहुत आरएनए भी मिलता है, थोड़ा बहुत अदर प्रोटीन भी रहता है। एक्चुअल में डीएनए जो होता है ना, जितना भी काम होता है सेल में वो डीएनए ही तो करवाता है। या हम लोग का जो भी काम होता है, तो हम लोग पूरा का पूरा बॉडी किसका बना हुआ है, सेल का, तो डीएनए ही तो करवाता है। पूरा का पूरा बॉडी बना हुआ है सेल का, डीएनए करवा रहा है।
हम लोग बोलते हैं तो डीएनए के कारण हंसते हैं, तो डीएनए के कारण खेलते हैं, तो डीएनए के कारण हाइट इतना है, तो डीएनए के कारण कलर ऐसा है, तो डीएनए के कारण हेयर कलर ऐसा है, तो डीएनए के कारण आई कलर ऐसा है, तो डीएनए के कारण मेरा बोलने का स्टाइल ऐसा है, तो डीएनए के कारण मेरा चलने का स्टाइल ऐसा है, तो डीएनए के कारण एवरीथिंग कंट्रोल कर रहा है कौन? डीएनए। और न्यूक्लियस को ही निकाल दिए तो डीएनए ही निकल गया, तो बेचारा कंट्रोल कैसे होगा? मर जाएगा, इसीलिए जनरली मर जाता है। लेकिन ये एक्सेप्शन है कि हमारा आरबीसी न्यूक्लियस को अगर हटा भी दिए तो भी ये जिंदा है। क्यों? क्योंकि डीएनए जो काम करता उसके लिए पहले से वो करवा के रख लिया है। मतलब डीएनए से क्या बना था? आरएनए, और यही आरएनए बाहर आके क्या बनाता? प्रोटीन। तो जितने तरह का प्रोटीन चाहिए वो बनवा के रख लेता, पहले से बनवा लिया। यही रीजन है कि हमारा जो आरबीसी है इसका जो लाइफ की अगर बात करें तो एकदम फिक्स है, 120 दिन। आरबीसी 120 दिन के बाद मार दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है स्प्लीन में। नहीं, 120 दिन के बाद, आफ्टर 120 डेज, आप लिख सकते हो इसे, आफ्टर 120 डेज क्या करेगा आरबीसी को? आरबीसीज आर डिस्ट्रॉय। क्या करेगा? उसको मार दिया जाएगा, नहीं तो उसको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय। हाँ, डिस्ट्रॉयड करेगा, वाई ना, डिस्ट्रॉयड बाय कौन? नाम क्या है? स्प्लीन। स्प्लीन इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए स्प्लीन को एक नाम और मतलब दूसरे नाम से जाना जाता है। स्प्लीन को हम लोग बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कबरगाह बोलते हैं ना हिंदी में, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अगर कभी क्वेश्चन पूछे आरबीसी का ग्रेवयार्ड कौन है, कबरगाह कौन है, आंसर क्या जाएगा? स्प्लीन। आरबीसी का ग्रेवयार्ड अगर पूछे आंसर कौन जाएगा? स्प्लीन। एक्चुअल में ये जो स्प्लीन है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। स्प्लीन किसका पार्ट होता है? लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड पार्ट होता है हमारा स्प्लीन का। क्या लिम्फेटिक सिस्टम सर? आइए उसको देखते हैं। क्लियर है यहां तक? हटाओ, हटा दूं? तो हम लोग जो बात कर रहे हैं स्प्लीन का, सामने में लिम्फेटिक सिस्टम है, जो ग्रीन अंदर दिख रहा है वो हमारा क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम। लेकिन क्या है कि बाहर से स्किन भी दिख रहा है आपको, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन फीमेल बॉडी है आपको। तो यही ह्यूमन फीमेल बॉडी में ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये यही तो है स्प्लीन। यही तो है स्प्लीन। और यही जो स्प्लीन है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी स्प्लीन को क्या बोलेंगे? ग्रेवयार्ड। नहीं, क्या बोला जाएगा? कबरगाह, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबी। यही स्प्लीन जो दिख रहा है तो कहां होता है स्प्लीन? अगर पोजीशन की बात करें तो इस जगह, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट साइड में मौजूद होता है। नहीं तो स्प्लीन का ये पोजीशन है। कहोगे सर ये क्या है? तो ये थाइमस है, ये थाइमस है। ये हार्ट के जस्ट ऊपर होता है, यहीं पे हार्ट होता है, उसी के ऊपर होता है, ये थाइमस है। बाद में बात करेंगे थाइमस पे। टी सेल का मैच्योरेशन यहीं पे होता है थाइमस पे। तो हम लोग का जो आरबीसी है, आरबीसी 120 दिन के बाद मार दिया जाता है यहीं पे लाके ग्रेवयार्ड में, बोन मेरो में बना, मैच्योर होके आ गया ब्लड में, जो काम था वो कर दिया।
120 दिन के बाद इसको मार दिया जाता है। तो हमारा आरबीसी का क्या काम है? तो आरबीसी के अंदर क्या मौजूद है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर हमारा क्या मौजूद होता है बच्चों? हीमोग्लोबिन। तो हम लोग जो आरबीसी की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो ये आरबीसी है, तो मैंने क्या बताया कि आरबीसी में शुरू में न्यूक्लियस था, शुरू में न्यूक्लियस था, लेकिन जब आरबीसी का मैच्योरेशन हुआ तो न्यूक्लियस निकाल दिया गया और आरबीसी हो गया इस तरह से थोड़ा सा ओवल शेप का, नहीं ना? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैच्योर आरबीसी यही है। यही मैच्योर आरबीसी 120 दिन बाद मार दिया जाएगा। लेकिन इस आरबीसी में भरा पड़ा रहता है हीमोग्लोबिन। क्या भरा पड़ा रहता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसमें भरा पड़ा रहेगा। आरबीसी में ठूस ठूस के भरा रहता है। यही हीमोग्लोबिन ज्यादा हटाने के चक्कर में न्यूक्लियस को निकाल दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल दिया, ईआर को निकाल दिया, गोल्जी बॉडी को निकाल दिया। हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा हटे। अब सोचो कि अगर हीमोग्लोबिन यहां पे रहता तो ये न्यूक्लियस जितना एरिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं हट पाता। तो मैमल्स जो होता है ना, मैमल्स का बॉडी साइज होता है बड़ा। मैमल्स हम लोग है, बॉडी साइज है बड़ा। अगर बॉडी साइज हमारा बड़ा है तो हमारे बॉडी में सेल भी है ज्यादा। हमारे बॉडी में क्या ज्यादा है? सेल का नंबर है ज्यादा। अब सेल का नंबर है ज्यादा तो ऑक्सीजन भी पहुंचाना पड़ेगा ज्यादा, और ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ेगा ज्यादा तो ले जाना भी पड़ेगा ज्यादा, और ऑक्सीजन ले जाने पड़ेगा ज्यादा तो हीमोग्लोबिन से बाइंड भी करवाना पड़ेगा ज्यादा। जितना ज्यादा आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहेगा उतना ही ज्यादा ये किससे बाइंड करेगा? ऑक्सीजन से। और जितना ज्यादा ये ऑक्सीजन से बाइंड करेगा उतना ही ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा उतना ही हमारे बॉडी में क्या होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। हमारा सेल क्या करेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। और जितना ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन होगा एटीपी का, तब नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। तो आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। अगर सिंगल आरबीसी की बात करें, सिंगल आरबीसी, तो उसमें हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूं, एक आरबीसी के अंदर लगभग 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन सिंगल। एक आरबीसी में 26.5 साढ़े 26 करोड़ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। बहुत ज्यादा है, एक्सेस है, ठूस ठूस के बड़ा पड़ा है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन जो होता है कलर होता है, पिगमेंट है। इसी हीमोग्लोबिन के कारण तो रेड कलर आता है। हीमोग्लोबिन जो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, प्रोटीन लिपिड आयरन इस सबसे मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे बना है? प्रोटीन है, लिपिड है, आयरन है, उससे मिलके क्या बना होता है हमारा हीमोग्लोबिन। नहीं तो हीमोग्लोबिन किससे बनेगा? हीमोग्लोबिन किससे बनेगा? तो हम लोग जो हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, यहां हीमोग्लोबिन, तो अगर इसका टर्म तोड़ोगे तो दो टर्म आएगा, हीमो प्लस ग्लोबिन। हीम जो बना होता है इससे तो आयरन प्रोफाइलिन रिंग होता है, लिपिड कंटेनिंग आयरन। ग्लोबिन जो होता है ये प्रोटीन है, प्रोटीन है। क्या बना होता है हीमोग्लोबिन हमारा? एक एडल्ट ह्यूमन में, जैसे ये एडल्ट ह्यूमन है या हेल्दी ह्यूमन की बात करें, तो लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में। 100 ml ब्लड की बात करें, अगर मैं बात करूं 100 ml ऑफ ब्लड, ऐसे लिखो इन एडल्ट
हेल्दी ह्यूमन कितना रखेगा? कंटेन अप्रॉक्स 12 to 15 ग्राम HB बोले तो हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड में 12 से 15 ग्राम या 16 लिख दूं तो 12 to 16 ग्राम ऐसे ऊपर नीचे ही होता रहता है, हीमोग्लोबिन मौजूद रहता है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो जैसा कि बताया इसमें क्या चीज होगा? हीम लिपिड कंटेंट का होगा, और आपको बता दूं ये लगभग 5% बनाता है। बाकी 95% जो होता है वो तो ग्लोबिन है, जो प्रोटीन पार्ट होता है। तो हीम वाला जो पार्ट होता है वो आयरन प्रोफायरिन रिंग भी बोलते हैं हम लोग उसको। हीम वाले पार्ट को आयरन कंटेनिंग प्रोफायरिन रिंग होता है। और इसमें जो आयरन है Fe+2 के फॉर्म में होता है। हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो Fe+2 के फॉर्म में होता है। ऐसे हमारे मसल्स में मायोग्लोबिन भी होता है। मायोग्लोबिन में Fe+3 के फॉर्म में होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन Fe+2 के फॉर्म में होता है। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑल इंडिया पेप्टी का। और मायोग्लोबिन बोले मसल्स में जो होता है ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है आरबीसी के हेल्प से, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है हीमोग्लोबिन। लेकिन जो मायोग्लोबिन की बात करेंगे, ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है, ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है। नहीं तो मायोग्लोबिन मसल्स में होता है। बच्चों हीमोग्लोबिन की जो बात कर रहे हैं हम लोग, एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बाइंड करता है। मतलब 1 हीमोग्लोबिन की बात करें, 1 हीमोग्लोबिन कंबाइन कैन नहीं, कंबाइन सीधे लिखो क्या, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन किससे बाइंड करेगा? 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से। कैसे बाइंड करता है? तो कोऑपरेटिव मैनर में। कोऑपरेटिव मैनर में। क्वेश्चन ये है सर, क्या कोऑपरेटिव मैनर? किसको आप बोलोगे कोऑपरेटिव मैनर? तो इसको समझना है तो आप एक आसान एग्जांपल से समझिए। ये जो टोटो होता है, ऑटो जो चलता है 3 सीट वाला, आगे 1 सीट 4 सीट, टोटल 4 सीट। आप 4 दोस्त मिलके एक एक्सपेरिमेंट करना। क्या करना कि जो ऑटो वाला बैठा हुआ रहेगा ऑटो में और खाली है पूरा, मतलब चारों सीट खाली है, एक दोस्त जाइएगा उसको बोलिएगा गांधी मैदान चलिए भैया, तो अनमने ढंग से बोलेगा हाँ हाँ बैठिए ना चलेंगे, ऐसे बोलेगा। देखो बैठ जाओ उस पर। फिर 1 मिनट बाद दूसरा दोस्त आओ, भैया गांधी मैदान चलिएगा, हाँ बैठिए ना चलते हैं, थोड़ा एक्टिव मोड में लगेगा। फिर 1 मिनट बाद तीसरा दोस्त आओ, भैया गांधी मैदान चलिएगा, हाँ बैठिए ना बस चल रहे हैं, स्टार्ट भी कर लेगा नहीं, गाड़ी वहां हिलाने डुलाने भी लगेगा, आज चिल्लाएगा भी गांधी मैदान गांधी मैदान गांधी मैदान गांधी मैदान गांधी मैदान। फुल एक्टिव मोड में। 3 को जहां बैठा फुल एक्टिव मोड में, एफिनिटी बढ़ा हुआ है, वो क्या चाह रहा है, ये को कहीं से आ जाए, ये को कहीं से आ जाए, बस चल देंगे। और ये को जैसे उस पर बैठेगा वो निकल लेगा, ऐसा नहीं करता है। तो ये क्या हुआ, ये को बैठा तो एफिनिटी बढ़ा, 2 को बैठा एफिनिटी और बढ़ा, 3 को बैठा मैक्सिमम एफिनिटी, ये को आ जाए कहीं से, वो खुद चिल्लाने लग जाता है, बस एक घुसा एफिनिटी 0। काहे? चौथा जहां आएगा अब उसके पास जगह नहीं है। अलग बात है पटना का ऑटो है तो किधरों बैठा लेगा 4 सीट है तो चारे को कौन बैठाएगा। हाँ पटना का ऑटो है तो किधरों बैठा लेगा। ऐसे पटना क्या, बहुतों जगह ऐसा होता है। यूपी चल जाओ, यहाँ से बदतर स्थिति है यूपी का, उससे भी बदतर स्थिति बंगाल का है। नहीं मैं एक बार बंगाल गया, हम तो देख के टेंशन में आ गए। पटना में आगे का ड्राइवर के सीट पे जनरली बैठता है तो लड़का लोग बैठता है, बंगाल में हम देखे लड़कियों सब बैठल है, हम टेंशन में आ गए, ये कैसा है। जनरली पटना में आगे कोई लड़की को नहीं देखेगा, नहीं नहीं कभी देखिएगा ही नहीं। बंगाल चाहे कॉमन है,
जैसे यहाँ लड़का लोग लटक फटक के जाता है, वहाँ लड़कियों लटक लेती है। तो हमको हम थोड़ा पहली बार देखे थे तो अनईजी लगा हमको कि यार ये सब अपना सोच है, वहाँ वैसा ही चलता है। तो बिहार ऐसे ही बदनाम है, बिहार को तो हम लोग बदनाम करके रखे हैं। नहीं तो बिहार जितना चीज़ इस देश को दिया, कहाँ कोई दिया। नंबर 1 सब कुछ तो यहीं का है, आज भी दे सकते हैं हम लोग। नहीं, अभी भी सबसे ज़्यादा आईएएस बिहारी से जाता है, बिहार यूपी। सबसे पता होना चाहिए आपको, सबसे ज़्यादा आईएएस यहीं का पूरे देश में। अच्छा अच्छा डॉक्टर यहीं का, पटना में बहुत सारे देश डॉक्टर हैं जो एशिया फेम है, वो को तो हम ही जानते हैं। बी मुखोपाध्याय का बेटा जे मुखोपाध्याय, एशिया में लोग जानते हैं, एशिया में। RN सिंह कंकरबाग, बहुत फेमस डॉक्टर है। ऐसे और भी डॉक्टर लोग हैं जो कि बहुत फेमस है ना। ढेरों लोग हैं इस तरह के, तो कहने का मतलब है कि ढेर लोग हैं। तो बिहार का है, आप भी बन सकते हैं उसमें से। सोचिए वर्ल्ड का टॉप मोस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, आप लोग में से कोई। वर्ल्ड का टॉप मोस्ट यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं, ऑर्थोपेडिक सर्जन वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट। ऐसा बनिए कि खाली विजिट करने का लंदन बुलाए, सर एक बार खाली आ जाइए ना, आने जाने का भाड़ा दे, प्लेन दे, चार्टर प्लेन भेजे आपके लिए, और आते वक्त 5 करोड़ का चेक भी पैकेट में डाल दे। खाली जाना है, आना है, करना नहीं है, खाली देख लेना है। ऐसा होना चाहिए। ये कितना मज़ेदार होगा। आज जिस दिन 5 करोड़ का चेक देगा, 5% हमको भी पहुंचा देना, मोबाइल में दान कर देना है नहीं, और कहीं नहीं हो सकता, आराम से हो सकता है। बस आप लोग अपने शक्ति को पहचानो, जो छिपा हुआ है, हिडन शक्ति। बजरंगबली का नाम सुने? बजरंगबली, उनके बारे में बोला गया कि जो सन है ना, सन जैसा 7 गो सन कभी हुआ करता था, 6 गो को तो निगल लिए है। सुनने में उटपटांग लग रहा है नहीं, लेकिन है, ग्रंथ सब में लिखा हुआ है इस तरह का चीज। सुनने में तो बहुत कुछ उटपटांग लगता है, तो इतना ताकत था। जरा सोचिए, तीर लगा कहाँ? श्रीलंका, लक्ष्मण जी को, मेघनाथ का तीर। संजीवनी कहाँ था? हिमालय के रीजन में, वो दक्षिण, इधर उत्तर, सीधे दक्षिण उत्तर वाला कहानी। और बोला गया था सूर्यास्त होने से पहले संजीवनी इनके मुंह में डालना पड़ेगा, तभी वो जिंदा रहेंगे। 100 की स्पीड से आए थे, कौन प्लेन से चढ़ के आए थे, जो यहां से उड़ के आए, हिमालय में से एगो पर्वते को उठा के लेके चल गए। नहीं समझ में आया तो वानर आदमी कुछ नहीं बुझाया, उठे ले जाओ, पर्वत उठा के लेके चले गया। किस स्पीड से आया, किस स्पीड से गए? कहेगा सर झूठा है, तो इसकी एक बात बता दूं कि संजीवनी का ट्रेस हिमालय पे ही मिलता है, और दूसरा जिस एरिया का बात किया गया है ग्रंथ में हमारा, वहीं पे मिलता है, श्रीलंका में और कहीं नहीं मिलता है। श्रीलंका में आज भी उस एरिया में संजीवनी मिलता है। तो ये कैसे हो गया? और अगर हनुमान जी झूठे थे, ये बात झूठा था, तो राम सेतु भी झूठा होना चाहिए, जो आज भी उसका प्रेजेंट है। जब राम सेतु सच्चा है तो हनुमान जी भी सच्चे हैं, और अगर वो सच्चे हैं तो उठा के ले भी गए थे, और उठा के ले गए तो सोचिए क्या स्पीड रहा होगा कि साउथ से नॉर्थ आ भी गए, उखाड़ियों लिए, और लेके चले भी गए सुबह होने से पहले, शाम तक तो हाहाकार मचा हुआ था उस में। ये सब साइंस ही तो है, इतना डेवलप था उस समय हम लोग का साइंस, इंडियन का बहुत ही डेवलप था उस समय का। माना जाता है वो लोग क्रो-मैग्नन मैन थे। क्रो-मैग्नन मैन जो है अभी तक अर्थ का सबसे विद्वान आदमी, क्रो-मैग्नन। नहीं आप लोग सुने हुए, ये गो तीर मारते थे, जैसे रामी का अगर ले ले, ये गो तीर में बोले समुद्र को कि रास्ता देने तो सुखाइए देंगे। अभी ये गो तीर मार के एगो गिलास सुखा के दिखाओ कोई,
हाँ। और जिस एरिया में ये हुआ था आज भी वहां बोला जाता है समुद्र में वेव नहीं है, वहां शांत है समुद्र आज तक। आज तक वहां पे, ऐसे तो जाऊंगा मैं, अभी तक गया नहीं हूं देखने, और सब जगह समुद्र में क्या होता है, वेव आता है ना, वहां के वो टाइड आता है, वहां आज तक नहीं, शांत है। इतना डर गया था कि सुखाइए देंगे एक के तीर में, मजाक है क्या? सुनने में लगता है उठपटांग, लेकिन फिर लगता है कि जब ट्रेस मिलता है तो लगता है कि कैसे उठपटांग। तो लोग क्रो-मैग्नन मैन थे, यहाँ का इस अर्थ का सबसे बुद्धिमान विद्वान। सोचिए रावण सीता जी को इंडिया से लेके गया तो नाव पे तो नहीं ले गया होगा, उड़ा के ले गया पुष्पक विमान, न पेट्रोल था न डीजल था न कोयला था, तो जल कैसे रहा था? पुष्पक विमान से ना, तो पुष्पक विमान का ट्रेस है, तो ढेरों चीज इस तरह का ट्रेस है। तो हम लोग उड़ के, हमारे पूर्वज इतने विद्वान थे तो हम लोग क्या नहीं हो सकते? तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सही डायरेक्शन में कीजिए, बस हम लोग क्या है डेविएट हो रहे हैं। सारा कुछ एक जगह लगा दो। मान लीजिए एक मग, आप एक गिलास पानी लो, ठीक, एक दूसरा गिलास रखो और पलट दो, तो क्या होगा, पूरा गिलास भर जाएगा। आप वही एक गिलास पानी लो, सेम गिलास, अब 5 को गिलास रखो, थोड़ा 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 थोड़ा, तो कोई भरेगा क्या? वही तो हो रहा है आपके साथ। क्या कर रहे हैं, पढ़ाई। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा दिमाग है मोबाइल पे, थोड़ा दिमाग है समोसा पे, थोड़ा दिमाग है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे, थोड़ा दिमाग घरों पे चला गया, तो क्या हो रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा, भर ही नहीं पा रहा है। फुल फोकस एक जगह कर दो, देखो फट से बढ़ जाएगा। जिस दिन फट बढ़ गया तो बढ़ गया। खैर, यहाँ तक क्लियर है? तो हीमोग्लोबिन पर बता रहा था, तो ये कैसे कैसे काम हुआ, एक स्टेप और। थोड़ा सा एक डेटा देता हूँ हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, यहीं पे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। एक डेटा देता हूँ हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, जो कि आपको काम आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ऐसे वहाँ भी हमको बताना ही है, चाहूँ तो मैं स्केप भी मार सकता हूँ, लेकिन 1-2 लाइनें कर ही लेते हैं। देखो इधर बता रहा हूँ, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन HB, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में HB से हम लोग ये करते हैं। तो जैसा कि बताया, एक हीमोग्लोबिन, ध्यान दीजिए, एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बाइंड किया, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में ढेरों हीमोग्लोबिन होगा, तो इसको ग्राम में बात कर रहे हैं तो 1.34 ml ऑक्सीजन बाइंड करता है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन। डेटा याद रहना चाहिए आपका। और अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया 100 ml ब्लड जो है उसमें एक एवरेज अगर बात करूं तो 12 से 16 तक बात किया गया था, तो एवरेज बात करूं तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन रख रहा है, ऐसा मान ले। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में इतना ऑक्सीजन, तो 15 ग्राम में कितना ऑक्सीजन नहीं निकाल लेंगे? तो इसका मतलब 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन, तो 15 मल्टीप्लाई 1.34 ml ऑक्सीजन। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 20 ml ऑक्सीजन रखता है। मतलब 100 ml ऑफ, सॉरी 100 ml ब्लड का, 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन रख रहा है, 20 ml ऑक्सीजन को रखने का काम कर रहा है बच्चों, 20 ml। हीमोग्लोबिन की जो बात कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो हमारा है, हीमोग्लोबिन, तो वो 2 अल्फा और 2 बीटा सब यूनिट से मिलकर बना होता है। पहले तो हीमोग्लोबिन का आपको स्ट्रक्चर देखना चाहिए, ठीक, स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं हीमोग्लोबिन का, हटा रहा हूं इसको, सामने देखो एक स्ट्रक्चर आ रहा है, क्वाटिनरी स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये किसका स्ट्रक्चर है, हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन है। और इसमें यही दिखा रहा है कि ऑक्सीजन सब जो बाइंड करेगा, तो इसमें बीच वाला ऑक्सीजन है, बाकी जो साइड्स है वो प्रोफाइरिन रिंग है। और एक प्रोफाइरिन रिंग को देखें तो यहाँ पे देखो बड़ा करके दिखा रहा है, ये पूरा प्रोफाइरिन रिंग है, आयरन प्रोफाइरिन रिंग के बारे में जो बात की है। और सेंटर में क्या है, आयरन है। आयरन किस फॉर्म में रहेगा, Fe+2 के फॉर्म में रहेगा, Fe+2 के फॉर्म में रहेगा। यही तो हीमोग्लोबिन है, इसी हीमोग्लोबिन पे तो हम लोग बात कर रहे हैं नहीं। तो हीमोग्लोबिन, एडल्ट में जो हीमोग्लोबिन होता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है, या ऐसे करते हैं। हीमोग्लोबिन में जो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो देखो हटा रहा हूं,
हम लोग बात कर रहे हैं किसका, हीमोग्लोबिन का। तो मैंने बताया था हीम प्लस ग्लोबिन, और दूसरा क्या था, तो ग्लोबिन के बारे में क्या बताया, ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन होता है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए प्रोटीन क्या होता है, चेन ऑफ एमिनो एसिड। तो कितना प्रोटीन होता है, तो आप कह सकते हो चेन ऑफ एमिनो एसिड। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है, एमिनो एसिड का चेन। इस तरह से एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ेगा तो ये क्या है, एमिनो एसिड की बात हो रही है। और दो एमिनो एसिड जो जुड़ा रहता है बॉन्ड से, कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो आप कह सकते हो ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन को हम लोग और बोल सकते हैं पॉली पेप्टाइड। पॉली मतलब ढेर सारा, पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये भी पेप्टाइड, 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 ये भी पेप्टाइड। ढेर सारा पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है एमिनो एसिड, तो उसी को तो बोलते हैं प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है, तो आपको बता दूं हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन होता है ये 4 पॉलीपेप्टाइड, 4 पॉलीपेप्टाइड होता है इसमें, 4 पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। अब 4 पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, तो यहां पे दो बात है, एक है एडल्ट हीमोग्लोबिन, शॉर्ट में एचबी, और एक है फीटस हीमोग्लोबिन। एडल्ट का जो हीमोग्लोबिन होता है, हम लोगों का जो हीमोग्लोबिन है अभी, वो बना हुआ है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा सब यूनिट का। और फीटस का जो वो हीमोग्लोबिन बना हुआ था, या यूं कहिए कि जब हम लोग मां के यूट्रस के अंदर, पेट के अंदर थे, बच्चेदानी के अंदर थे, उस समय हमारा हीमोग्लोबिन 2 अल्फा प्लस 2 गामा का बना हुआ था। फीटस का हीमोग्लोबिन 2 अल्फा 2 गामा, तो सर ऐसा का है। तो मां और बेबी में जो कनेक्शन होता है वो किसका कनेक्शन होता है, प्लासेंटा का। मां और बेबी के बीच जो कनेक्शन होता है वो किसका कनेक्शन होता है, प्लासेंटा से। हम लोग जो मां से कनेक्टेड थे बच्चों, वो किससे कनेक्टेड थे, तो प्लासेंटा से कनेक्टेड थे हम लोग, मां और बच्चे के बीच कनेक्शन। और वो कनेक्शन क्या कहलाता है हमारा, प्लासेंटा। बच्चा जो होता है मां के ऊपर पैरासिटिक फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में रहेगा, पैरासिटिक फॉर्म में रहेगा। बेबी जो मां के अंदर रहता है, यूट्रस के अंदर, तो पैरासिटिक फॉर्म में रहता है, पैरासाइट के फॉर्म में नहीं। बेबी की जो बात करें वो कैसा रहेगा, पैरासिटिक फॉर्म में। जरा सा दिखाना चाह रहा हूं, कुछ ढंग का नहीं मिल रहा है, मजा आए। एक है भी तो वीडियो है, एक सेकंड। लैपटॉप सोचे हैं चेंज। हाँ कुछ वो सेटिंग वोटिंग गड़बड़ा रहा है, कुछ सेटिंग ठीक करना होगा हमको। लाइव जो सेटिंग जा रहा है ना, एक दिन बैठ के करना पड़ेगा, टाइम ही नहीं मिल रहा इधर। एक यहाँ पे है माँ और बच्चे के बीच, तो मैं बोल रहा था कि उसमें जो होता है फिटस का याद रखिएगा 2 अल्फा 2 गामा। अब इस पे मैं बात कर रहा हूँ, अब देखो क्या होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है फिटस है, किससे अटैच है, माँ से, माँ के यूट्रस के अंदर है। ला है, थोड़ा साफ कर दें, वीडियो ही देख लो। ये माँ का यूट्रस, इसी यूट्रस में ये, और यही बच्चा क्या हो गया, यही बेबी माँ के यूट्रस के अंदर जो था, तो प्लासेंटा से कनेक्टेड था। किससे कनेक्ट है,
प्लासेंटा। माँ और बच्चे के बीच का जो कनेक्शन होता है क्या होता है? प्लासेंटा। कोई ढंग का अभी मिला नहीं हमको, खोजना पड़ेगा, होगा तो जरूर। तो प्लासेंटा से कनेक्ट होता है। तो बच्चा सांस कैसे लेगा, उसको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? ऐसा तो है नहीं कि मुंह निकाला, सांस ले लिया नाक से, फिर अंदर घुस गया, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो माँ जो सांस लेगी उसी से वो खींच के ले जाएगा। माँ जो सांस लेगी उसी से खींच के ये ऑक्सीजन ले लेगा। ये पैरासिटिक फॉर्म में रहता है। तो इसका जो हीमोग्लोबिन है इसमें, तो क्या बताया, 2 अल्फा प्लस 2 गामा वाला रहेगा। और माँ का पास जो है, माँ के बॉडी में, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो इससे ये जो ऑक्सीजन पकड़ के लाया था, इसका ऑक्सीजन छीन लेता है, ये छीन लेता है। पैरासाइट है, इसको फर्क नहीं पड़ता है। माँ का बॉडी पेन करे तो करे, हम मस्त है, 50 को मस्त रहता है, फर्क नहीं पड़ता आपको क्या है, टेंशन क्या नहीं, सब टेंशन बड़े की बात है। छोटा बच्चा को कोई टेंशन नहीं, क्या होगा नहीं होगा कुछ नहीं। जीना सीखना है तो बच्चे से सीखिए। भूख लगेगा तो बस रोएगा, पेट वेट भरा दो, छोड़ दो, मस्ती करता रहेगा। और मस्त रहना भी चाहिए। किस बात का टेंशन, किस बात का टेंशन, एकदम मस्त रहो। आप लोग का क्या, आप लोग को अभी ठूस के खाओ, जम के सो, नहीं ये दो करके जो टाइम बच जाए तो पढ़ाई कर दो, इतना ही में रिजल्ट हो जाएगा। खाइए सोइए पढ़िए, 3 काम। चौथा काम जहां किए तो डेविएशन स्टार्ट, डिले हो जाएगा। खूब खाओ खूब सो, और टाइम बच जाए तो उतने देर पढ़ दो ना अच्छे से, बस खेले खत्म है, उतने में पढ़ाई हो जाएगा आपका, उतने में बन जाएगा। खैर, तो यहाँ पे जो बता रहा था 2 अल्फा 2 बीटा, तो बेबी जो होता है पैरासाइट, तो ये खींच के ले लेता है। नहीं, एक तो माँ को ऐसे ही सांस लेने में दिक्कत होता है, यूट्रस बाहर आ जाता है, पेट बाहर आ जाता है, प्लासेंटा सब ऊपर खींच जाता है, माँ को सांस लेने में दिक्कत, पेट ऐसे खिंचाया हुआ, बोन सब फैल जाएगा इस तरह से, चलने में भी दिक्कत, वेट बहुत ज़्यादा होता है, सांस लेने में भी दिक्कत। आप ऐसे करके सांस लेके देखना, ठीक से सांस नहीं ले पाओगे। तो एक माँ तो ऐसे ही कम सांस ली और ऊपर से बच्चा और लेके निकल लिया, क्योंकि ये मजबूत वाला हीमोग्लोबिन है। तो गामा वाला जो होता है ना, एफिनिटी इस हीमोग्लोबिन का बहुत ही ज़्यादा होता है। किसका? गामे वाले हीमोग्लोबिन का एफिनिटी में देखा गया इसका बहुत ही ज़्यादा है, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। इतना आरबीसी में काफ़ी है, इतना काफ़ी आरबीसी में। अब हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूबीसी का, डब्ल्यूबीसी, लेकिन अगले क्लास में करते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। आरबीसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पूछिए, एनी डाउट, आरबीसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं है कोई डाउट? नहीं, एक भी नहीं? चलिए, तो डाउट नहीं है।